मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एवीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कराडेरा, एमकॉम के विद्यार्थियों को पिछले में कॉस्ट ऑडिट लीडिंग टू अदर सर्विसेज विभिन्न सेवाओं का लागत परिव्यय अंकेक्षण के संबंध में बता चुका। हम वातावरणीय प्रदूषण नियंत्रण अंकेक्षण एवं निगम सेवा अंकेक्षण के बारे में बात करेंगे। वातावरणीय प्रदूषण नियंत्रण अंकेक्षण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑडिट। वातावरण और एनवायरमेंट के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नैतिक घटकों के संपूर्ण तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्तियों तथा समाज को प्रभावित करता है तथा अंततः उसके स्वरूप, चरित्र, संबंध तथा अस्तित्व का निर्धारण करता है। ऐसे घटकों के उदाहरण हैं वायु तथा जल की गुणवत्ता, कटाव अंकेक्षण, प्राकृतिक आपदाएं, भूमि उपयोग नियोजन, पेड़ पौधे तथा अन्य जीवन संरक्षण, शोर ध्वनि प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा लोगों एवं उनकी गतिविधियों पर वातावरण का प्रभाव। कुछ इस प्रकार के तत्व हैं। प्रकृति के धुन में मनुष्य ने उस वातावरण में विध्वंसकारी, बेतहाशा तथा बहुधा अशोधनीय अनेक परिवर्तन कर डाले हैं जिस पर स्वयं पूरी तरह आश्रित है। रहन सहन को सुखद बनाने की चाह में उसने प्राकृतिक आर्थिक तंत्र को के प्रत्येक क्षेत्र में अंधाधुंध व्यवधान उत्पन्न करने का कर डाले हैं। जहाँ तक प्रदूषण का प्रश्न है, यह रासायनिक, भौतिक तथा जीव वैज्ञानिक कोई भी ऐसा घटक होता है जो रहन सहन के तंत्र पर प्रभाव डालता है तथा प्राकृतिक तथा मानवीकृत प्रदूषण के प्रति योगदान देता है। प्रदूषण को निम्न आयामों से समझा जा सकता है। प्रदूषण वातावरण के किसी परिवर्तन के रूप में, प्रदूषण क्षेत्रगत प्रभुसत्ता के अधिकार के रूप में, प्रदूषण इंसान तथा वातावरण की क्षति के रूप में, प्रदूषण वातावरण एवं अन्य उपयोगों के विधान के रूप में, प्रदूषण वातावरण के सहनीय क्षमता के आगे बढ़ने के रूप में। प्रदूषण का स्तर जनसंख्या के घनत्व एवं प्रति व्यक्ति आय से प्रत्यक्षतः तथा पुनः चक्रीय प्रकीर्ण प्रौद्योगिकी तथा क्षय निदान की सीमा के विपरीत तौर पर परिवर्तित होता है। एक वातावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, किसी कार्यवाही या विचाराधीन कार्यवाहियों के समुच्चयों द्वारा उत्पन्न अथवा प्रेरित वातावरणीय परिस्थिति के एक नए पैटर्न की रचना पर वातावरणीय परिस्थितियों में के लिए परिवर्तन का दूसरा नाम है। प्राथमिक ध्यान मुख्यतः उन घटकों को दिया जाना चाहिए जो स्पष्टतः प्रभावित होते हैं, जैसे कि संसाधन आधार पर प्रभाव। इसमें शामिल है भूमि, जल गुणवत्ता तथा मात्रा, वायु गुणवत्ता, सार्वजनिक सेवाएं तथा ऊर्जा आपूर्ति तथा दूसरे वातावरणीय महत्वपूर्ण क्षेत्र। सामान्यतः प्रभावों को प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रभावों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक प्रभाव, प्राइमरी इम्पैक्ट, प्राथमिक तथा द्वितीय प्रभावों के रूप में वर्गीकृत किया। प्राथमिक प्रभाव के प्रभाव में जो प्रस्तावित कार्यवाही के अंतरिक्ष या जोड़ों में किया जा सकते हैं। द्वितीय प्रभाव, सेकेंडरी इम्पैक्ट, अप्रत्यक्ष या विपरीत परिवर्तन है तथा इनमें प्रभावित गतिविधियों द्वारा संभावित तौर पर उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के परिवर्तित ढांचे के रूप में जुड़े निवेशों का समावेश होता है। उदाहरण के लिए कोयला खनन गतिविधियों में निम्न प्रभावों का शामिल किया जा सकता है। पहला, भौतिक वातावरणीय प्रभाव, फिजिकल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, वायुमंडलीय लक्षणों में, वातावरणीय तत्वों में, भूमि स्वरूप, मिट्टी कटाव पैटर्नों, ऊर्जा उपयोग कार्यक्षमता आदि में परिवर्तन, धरातल जल मात्रा, ग्रुप जल मात्रा में बदलाव तथा कोयला संसाधनों में कमी आदि। दूसरा, सामाजिक वातावरणीय प्रभाव, सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, जनसंख्या तथा जनसंख्या के लक्षणों में बदलाव, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लक्षणों, गतिविधि ढांचों, समाज के रुझान आदि में परिवर्तन। संरचनात्मक वातावरणीय प्रभाव, क्षेत्र के संरचनात्मक लक्षणों में परिवर्तन। आर्थिक वातावरणीय प्रभाव, भूमि के मूल्यों, रोजगार के अवसरों, क्षेत्रगत आय तथा ऊर्जा मूल्यों में परिवर्तन। प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव है वातावरण का पतन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। वातावरणीय पतन की समस्याएं वायु, जल, ध्वनि, ठोस लक्ष्य, सॉलिड वेस्ट, रेडियोधर्मी
धर्मिता संकट, वन्य जीवन की चुनौती, प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी आदि सभी वातावरणीय संकट हैं तथा इस लचीले संतुलन की चुनौती तीव्र औद्योगिकरण ने अनेक वातावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है जो अंतिम दर्जे तक बढ़ चुकी हैं। वातावरणीय प्रदूषण न केवल मानवता के अस्तित्व के लिए महान खतरा है वरन प्रकृति के उन समस्त उपहारों के अस्तित्व के लिए चुनौती है जो मानवता को उसने देने की कृपा की थी। प्रदूषण तथा उसके प्रभाव, पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। वातावरणीय प्रदूषण के प्रभाव को बांटा जा सकता है: वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, धर्मिता प्रदूषण, रेडियम पॉल्यूशन, भूमि प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन एंड आदि। यहाँ वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण वायुमंडलीय वायुमंडलीय प्रदूषण के सबसे बड़े योगदानकर्ता की भूमिका निभाते हैं तथा इसलिए उनके ही व्यापक वर्णन की जरूरत है। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण स्रोत के किसी मोटर गाड़ी सुविधा संयंत्र स्थापना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वातावरण में प्राथमिक वायु प्रदूषणों को छोड़ते हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषण ऐसे प्रदूषक हैं जो स्रोत के प्रत्यक्ष से निकलते हैं। प्राथमिक प्रदूषक के प्रदूषक हैं जो प्रक्रिया की रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पैदा होते हैं। इन वायु प्रदूषणों के प्रभावों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव, वनस्पति पर प्रभाव, पशु संपदा पर प्रभाव, सामग्रियों पर प्रभाव तथा सामाजिक आर्थिक प्रभाव। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत औद्योगिक गंदा पानी तथा नदियों में छोड़े गए प्रदूषक तत्व हैं जो पानी को पीने के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव हैं जन स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पर प्रभाव, सामुद्रिक जीवन पर प्रभाव, आर्थिक हानियां व अदृश्य हानियां। यह भी उल्लेखनीय है कि रसायन तथा कीटनाशक रसायनों के निर्माण की बड़ी औद्योगिक इकाइयां नदी में भारी प्रदूषण छोड़ रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिल 1986 के लागू होने के आज तक अधिकांश उद्योगों में अपने प्रदूषक उपचार तंत्र एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए हैं। इन संयंत्रों पर उनको भारी व्यय करना पड़ रहा है। इस बिल ने विभिन्न नियंत्रणकारी संस्थाओं की गतिविधियों में तालमेल, वायुमंडल के संरक्षण हेतु पर्याप्त शक्तियां वाली सत्ता तथा वायुमंडल के प्रदूषण कर रहे व्यक्तियों पर भारी दंड की व्यवस्था का सूत्रपात किया है। प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण जैसे नैफ्था, धुआं, कारखानों में ऑटोमोबाइल्स की एग्जॉस्ट फनल्स, सॉल्वेंट लॉसेस तथा कृषिगत रसायन आदि। प्रभाव। मानवीय अंगों में श्वसन संबंधी बीमारियों की वृद्धि को पाया जाना। जल प्रदूषण अणु शक्ति संयंत्रों के कूलेंटों का परित्याग, कीटाणुनाशक तथा कृषिगत रसायन। प्रभाव। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करना, संपत्ति की हानि उत्पन्न करना तथा अन्य आर्थिक हानियों को जन्म देना। ध्वनि प्रदूषण भारी तथा एयरक्राफ्ट ड्रिलिंग मशीनों परिचालन से शोर, काम पर कार्य क्षमता की हानि, सुनने की शक्ति में व्यवधान तथा मनोवैज्ञानिक उद्विग्नता, कभी कभी पागलपन भी। गंध प्रदूषण औद्योगिक क्षय उत्पादों का त्याग, गंदे कचरे, कूड़े करकट के ढेर, खुले सीवर आदि। यह भौतिक साफ सुथरेपन को प्रभावित करता है तथा मनोवैज्ञानिक उद्विग्नता पैदा करता है। थर्मल प्रोडक्शन उद्योगों में उत्पादित ऊष्मा का रेडिएशन प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। दृश्य प्रदूषण। जलवायु प्रदूषण वनों की कटाई, पेड़ पौधों का छोटा जीवन, आसपास के परिवेश का दुष्प्रभावित करना, यह वातावरणीय संतुलन को प्रभावित करता है तथा पेड़ पौधों एवं आसपास के परिवेश की हानि पहुंचाता है। किरण प्रदूषण, मिट्टी भूमि प्रदूषण, खालों और कीटाणुनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग एवं मानवीय रसायनों का प्रदूषण, ठोस क्षयों को मनचाहा परित्याग। प्रभाव। मिट्टी की गुणवत्ता में विनाश, वनस्पति को धक्का। अब है पांचवा, निगम सेवा अंकेक्षण, कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट। किसी भी संगठन की मूल मौलिक दायित्व होते हैं जिनका उसको निर्वाह करना होता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यावसायिक संगठन का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ताओं के लिए सही
गुणवत्ता के उत्पाद उचित मूल्य पर सुलभ कराए। कारखाना के आसपास वातावरण को साफ सुथरा तथा प्रदूषण रहित बनाए रखें ताकि आम जनता के स्वास्थ्य पर कोई खतरा पैदा न हो। इससे यह आशा की जाती है कि सरकारी राजकोष के प्रति अपना उचित अंशदान दे तथा सामाजिक दायित्वों का भली प्रकार पोषण करता रहे। कॉरपोरेट सर्विसेज से ऐसी सेवाओं का बोध होता है जिसमें किसी सम्मानित संस्था के समाज सेवा प्रेरित दायित्वों का समावेश होता है, जो विभिन्न हित रखने वाले पक्षकारों, जनता के विभिन्न वर्गों के प्रति निभाने होते हैं, जैसे उपभोक्ता, अंशधारी, आम समाज, साथी व्यवसायी, सरकार आदि। यह किसी व्यवसाय के उपक्रम की सामाजिक प्रभुत्वता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस को इंगित करती है। सामाजिक वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी व्यावसायिक संस्था के सेवा प्रेरित उत्तरदायित्व अनिवार्यतः विभिन्न परिस्थितियों एवं दशाओं में अलग अलग रहती है। अतः आपातकाल के दौरान, जैसे युद्ध, अकाल, प्राकृतिक विपदा, महामारी आदि, सामाजिक तौर पर निर्गमित प्रतिबद्धता सामान्य परिस्थितियों की तुलना में पृथक की जाएंगी। किसी संगठन की यह भी आशा की जा सकती है कि वह राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी के व्यापक ढांचे के आयाम में अन्य देशों के साथ संबंधों को विकसित करे। निगमित सेवाओं को समाज में विभिन्न वर्गों के प्रति सेवाओं के व्यापक आश्रित मूल्यांकन के रूप में किया जा सकता है। इस विचारधारा में सेवाओं की मात्रा तथा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता दोनों ही व्यापक समीक्षा होती है। वस्तुतः यह सामाजिक अंकेक्षण का एक भाग है। निगम सेवा अंकेक्षण के विषयों के इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। पहले जोर तो यह निर्धारण करने में रहेगा कि एक कंपनी के अपने ग्राहकों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं। परीक्षण में इस क्षेत्र में कंपनी के उत्पादों के प्रति ग्राहकों का विशेष तौर पर ध्यान को आकर्षित करेगा। दूसरा, निगमित सेवा अंकेक्षण की दूसरी बात होती है कि यह निर्धारित करना कि क्या कंपनी देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में भली प्रकार समझदारी बरत रही है। इस प्रकार की समीक्षा प्राकृतिक संसाधनों में बर्बादी के मामलों को प्रकाश में ला सकेंगी। निर्गमित सेवा अंकेक्षण निर्धारित कर सकता है कि क्या कंपनी की सेवाओं का क्षेत्र क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर चल रहा है। कंपनी संसाधनों का मनमाने तौर पर अपव्यय कर रही है, हो सकती है, जिसका बचाव उस क्षेत्र के तथा सारे देश के हित में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चौथा, निगमित सेवा अंकेक्षण यह देखने का भी प्रयास कर सकता है कि कंपनी अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य वसूल कर रही है। ऐसी स्थितियों में जहां कंपनी उपभोक्ताओं के हितों को तिलांजलि देकर अपनी एकाधिकारी स्थितियों का लाभ उठा रही होती है। पांचवा, निगमित सेवा अंकेक्षण यह भी समीक्षा कर सकता है कि किस हद तक कंपनी के जीवन को आंतरिक तथा बाहरी तौर पर परिष्कृत किया जाए। कुछ संगठन अपने कर्मचारियों को सुरक्षा पर वैधानिक सीमाओं से भी कहीं अधिक खर्च करते हैं, जबकि कुछ अपने इस दायित्व के प्रति उदासीन रहते हैं। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन कारखाने के आसपास के क्षेत्रों में बसे गांवों को विकास में भारी रुचि लेते हैं। निगम सेवाओं के अंकेक्षण की विचारधारा, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट, ये विचारधारा बताती है कि उसका मूल्यांकन तंत्र अंशदान के उस उचित स्तर पर विचार करे जो एक व्यावसायिक उपक्रम समाज के प्रति करता है तथा लाभों को अधिकतम बंद करने के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद तथा सेवाओं की व्यवस्था करके जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाते हुए उसके वातावरण के प्रति संवेदनशील रहता है। इस प्रकार निगमित सेवा अंकेक्षण साक्ष्यों तथा साधन के बीच अंतर करने का प्रयास करता है तथा अंकेक्षण उपगमन की विचारधारा को एक नया मोड़ प्रदान करता है। अतः उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, अंशधारियों, समाज, साथी, व्यवसायियों तथा सरकार के प्रति प्रबंध को निष्पत्ति का प्रबंध अंकेक्षण द्वारा प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है तथा भली प्रकार से आकलन किया जाता है। निगमित सेवाओं के अंकेक्षण को क्षेत्र का मूल्यांकन मानदंड को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। उपभोक्तागण सही मात्रा, सही मूल्य, सही स्थान और सही समय पर उचित गुणवत्ता का माल। दूसरा, कर्मचारीगण एम्प्लॉय, वेतन, सुरक्षा, कल्याण, औद्योगिक संबंध आदि। अंशधारक, निवेश की सुरक्षा, संतोषजनक प्रत्याय, पूंजी की वृद्धि। आम समाज, सामाजिक लागत
तथा सामाजिक लाभ तथा जनसंपर्क। सहयोगी व्यवसायी, व्यावसायिक नीति शास्त्र, उचित व्यापारिक व्यवसाय, सरकार, कानून की भावना, उचित व्यापार व्यवहारों का अनुशीलन, करों का भुगतान तथा आपातकाल में सेवाएं। वस्तुतः यह किसी व्यावसायिक इकाई के सामाजिक दायित्वों का निर्वाह है। अंकेक्षक का दायित्व सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति कंपनी की पूर्तता को चेक करके समाहित किया जाता है। उपभोक्ता तथा सेवा अंकेक्षण, उपभोक्ता के प्रति किसी का व्यावसायिक उपक्रम का प्राथमिक दायित्व है कि सही मूल्य पर, सही स्थान पर, सही समय, सही गुणवत्ता का माल उचित मात्रा में उपभोक्ताओं को सुलभ कराना। उपभोक्ता सेवा अंकेक्षण सेवाओं के इन पहलुओं को समालोचनात्मक परीक्षण करता है तथा प्रबंध को उचित परिचित कराता है। इस प्रकार यह सामाजिक अंकेक्षण का एक भाग के रूप में अपने ग्राहकों के संदर्भ में व्यावसायिक उपक्रम के सार्वजनिक दायित्व का अंकेक्षण करता है। यह अंकेक्षण इस दर्शन पर आधारित है कि व्यवसाय की भूमिका आम जन जीवन की गुणवत्ता के ऊपर उठाने के प्रति उन्मुख होनी चाहिए, जो यह श्रेष्ठ उत्पाद, गुणवत्ता तथा सेवाओं के रूप में अपनी अंशदान द्वारा सुलभ करा सकता है। उपभोक्ता सेवाओं के मूल्यांकन एक चेकलिस्ट। किसी संगठन के उपभोक्ता सेवाओं तथा व्यवहारों का परीक्षण करते समय एक प्रबंध अंकेक्षक निम्न प्रश्नावलियों का काम में ला सकता है। बस कर दें सर, धन्यवाद।